क्या आप जानते हैं भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही टॉपिक एसएससी, यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस, रेलवे, पुलिस जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेलकम टू ऑल एग्जाम प्रेप, जहां आपको मिलती है हर एग्जाम की पूरी तैयारी आसान भाषा में। यहां हम जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और इंग्लिश को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। जी तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम स्लाइड नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। मैंने देखा है कि स्लाइड 1 में लिखा है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वही उसकी रणनीतिक पहचान है। हाँ, मतलब वही उसकी स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी है। भूगोल में कहा जाता है ना कि स्थिति ही शक्ति है। बिल्कुल। और स्लाइड 2 के हिसाब से देखें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सही कहा आपने। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में है और दक्षिण एशिया का ना ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। अच्छा, और पता है इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? हाँ। दुनिया के कुल भूभाग का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। हाँ, बस 2.4%, जो कि लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सुनने में तो ये बहुत कम लगता है ना, लेकिन इसके बावजूद आकार के हिसाब से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा ही नंबर आता है। तो अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं, तो सोचिए कि पूरी दुनिया ना 100 कमरों का एक बड़ा सा घर है, तो उसमें से लगभग 2.5 कमरे सिर्फ भारत के हैं। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण है। 2.5 कमरे हैं, लेकिन वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कमरा है। हाँ, वही तो। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विशाल जमीन को मैप पर कैसे मापा जाता है। तो अब हम स्लाइड नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। अच्छा, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स? हाँ, स्लाइड 3 के अनुसार हमारा उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है। और पूर्वी देशांतर? वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। एक मिनट, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों तरफ ये गैप लगभग 30 डिग्री का है, राइट? बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन यार, अक्षांश और देशांतर के नंबर्स याद रखना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि इस 30 डिग्री के अंतर का असल जिंदगी में फायदा क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये 30 डिग्री का गैप ही वो कारण है जिससे एक ही देश में हमें ठंडे पहाड़ भी मिलते हैं और गर्म रेगिस्तान भी। ओह, अच्छा। हाँ, आप इसे भारत का अपना जीपीएस बाउंडिंग बॉक्स कह सकते हैं। और स्लाइड 4 में ना हमारे 4 अंतिम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए गए हैं। हाँ, उत्तर में लद्दाख में इंदिरा कॉल है और दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। जी, और मुख्य भूमि पर हमारा दक्षिण का अंतिम छोर कन्याकुमारी है। और पश्चिम और पूर्व का? पश्चिम में गुजरात में गुहार मोती है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। तो मतलब अगर कोई गुहार मोती से किबिथु तक की यात्रा करे तो ऐसा लगेगा जैसे वो कई अलग अलग देशों का मौसम एक ही देश में अनुभव कर रहा हो। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इतने बड़े फैलाव का हमारे समय पर क्या असर पड़ता है। तो अब हम स्लाइड नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में है। हाँ, जिसे हम IST कहते हैं। हमारी मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर है। और ये रेखा प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना? एकदम सही। और ये ग्लोबल समय यानी GMT से पूरे 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, एक बात बताइए, जब पूर्व और पश्चिम के बीच 30 डिग्री का अंतर है तो पूरे देश में एक ही समय क्यों माना जाता है और मिर्जापुर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मिर्जापुर को ना देश का सेंटर पॉइंट माना गया है। अच्छा, ताकि बैलेंस बना रहे। हाँ, ताकि पूरे देश में समय का संतुलन बना रहे। ये रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि जब लंदन में रात के 12 बज रहे होते हैं तब भारत में हम सुबह 5:30 बजे की चाय पी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, जो भारत की जलवायु को 2 हिस्सों में बांटती है। अब हम स्लाइड नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, कर्क रेखा। जी, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर है। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो क्या इसका असर हमारे मौसम पर पड़ता है? बहुत ज्यादा। इसका ऊपरी हिस्सा उपोष्ण जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल है और निचला हिस्सा उष्ण जलवायु यानी ट्रॉपिकल है। तो क्या हम इसकी तुलना भारत की कमर पर बंधी एक अदृश्य बेल्ट से कर सकते हैं, जो देश के मौसम को 2 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर देती है? अरे बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। ये रेखा ना दक्षिण भारत और उत्तर भारत के सर्दियों के अनुभव को बिल्कुल अलग कर देती है। हाँ, ये कारण है कि दिसंबर में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में लोग हल्के कपड़ों में आराम से घूम सकते हैं। एकदम सही। और ये रेखा 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और भारत के पड़ोसियों के बारे में बात करते हैं। तो अब हम स्लाइड नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। जहां अंतर्राष्ट्रीय भू सीमाएं और प्रमुख सीमा रेखाएं दी गई हैं। हाँ, स्लाइड 7 के अनुसार हमारी कुल भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो 4,096.7 किलोमीटर है। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान आते हैं। और सबसे छोटी? सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर। एक मिनट, एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि चीन या पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा सबसे लंबी होगी क्योंकि वो बड़े देश हैं, लेकिन ये बांग्लादेश क्यों है? मैं समझाती हूँ। अगर हम तटस्थ रूप से स्रोत को देखें ना, तो बांग्लादेश की सीमा बहुत ज्यादा घुमावदार है, एकदम जिगजैग। ओह अच्छा। हाँ, तो जब आप उस घुमावदार लाइन को सीधा करते हैं तो वो सबसे लंबी हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सीधा तार और एक स्प्रिंग। स्प्रिंग देखने में छोटी लगती है लेकिन खींचने पर सबसे लंबी हो जाती है। यही बांग्लादेश बॉर्डर का गणित है। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। अब स्लाइड 8 की प्रमुख रेखाओं को देख लेते हैं। हाँ, बताइए। 1947 की रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करती है। 1914 के शिमला सम्मेलन वाली मैकमोहन रेखा भारत और चीन या तिब्बत के बीच है। और ड्यूरेंट रेखा? ऐतिहासिक रूप से ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की 106 किलोमीटर की सीमा है। स्रोत के अनुसार वर्तमान में ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान यानी पीओके क्षेत्र के बीच स्थित है। समझ गया। जमीन के पड़ोसियों के बाद चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और अपने समुद्री पड़ोसियों को देखते हैं। अब हम स्लाइड 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय तटीय सीमा और समुद्री पड़ोसी। बिल्कुल। स्लाइड 9 बताती है कि हमारी कुल तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। मतलब भारत ने जमीन के निचले हिस्से में 3 तरफ से पानी का एक हार या नेकलेस पहना हुआ है। इसी वजह से इसे प्रायद्वीपीय पेनिनसुला कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। हमारे 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 12,114.7 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं और 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो गुजरात के पास सबसे लंबी तटरेखा होने का मतलब है कि वहाँ पानी के जहाज़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा आसान है। हाँ, जो उसे एक बहुत बड़ा व्यावसायिक फायदा देता है। अब स्लाइड 10 पर आते हैं। यहाँ पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट है, जो एक संकीर्ण जलमार्ग है। ये तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका को अलग करता है ना? बिल्कुल। छात्रों को अक्सर मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखें मन्नार की खाड़ी राम सेतु के पास स्थित एक प्रमुख समुद्री निकाय है। और मालदीव? मालदीव लक्षद्वीप सागर के नीचे दक्षिण पश्चिम में स्थित हमारा समुद्री पड़ोसी है। बढ़िया। चलिए अब आज की आखिरी स्लाइड पर बढ़ते हैं, जहां हम इन सभी तथ्यों का एक क्विक रिवीजन करेंगे। जी, अब हम स्लाइड नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। ये भौगोलिक तथ्यों पर एक नजर डालती है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश, जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सही कहा। दूसरा पॉइंट है त्रिपुरा, जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अरे वाह, उत्तर प्रदेश का इतना सुपर कनेक्टेड होना और त्रिपुरा का तीनों तरफ से घिरा होना, ये स्थिति तो सच में बहुत अनोखी है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है सिक्किम में स्थित कंचनजंगा,
यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत की सबसे ऊंची हिमालयी चोटी है। और आखिरी पॉइंट? आखिरी है कन्याकुमारी। ये वो अंतिम छोर है जहां 3 विशाल जल निकाय अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी में खड़े होकर एक ही जगह से 3 अलग-अलग समुद्रों के पानी को एक साथ मिलते हुए देखना अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव है। बिल्कुल। ये चारों हाई यील्ड पॉइंट साबित करते हैं कि भारत का भूगोल कितना विविध और रणनीतिक है। एकदम सही। लेकिन खत्म करने से पहले बस एक बात सोचिएगा। हाँ, बताइए। हमने देखा कि भारत की जमीन, पहाड़ और समुद्र कैसे उसे एक रणनीतिक ताकत देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भविष्य में क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का स्तर बढ़ता है तो हमारी इस 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा का भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल पर क्या असर पड़ेगा? इसे जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है। तो दोस्तों, आज हमने भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन को आसान भाषा में समझा। अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जरूर। हाँ। और हाँ, ऑल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी हर एग्जाम की पूरी तैयारी एक ही जगह। हाँ जी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बिल्कुल।